नमस्कार। तो भारतीय इतिहास की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम शुरू करेंगे। तो मौर्य काल शुरू करने से पहले इसके कालक्रम को लेके जो हमारे दिमाग में विचार आता है कि मौर्य काल का कालक्रम क्या था, तो इसका मोटे तौर पे जो कालक्रम रहता है वह है 300 से 200 ईसा पूर्व। 300 से 200 ईसा पूर्व। अब वो बहुत ही कम कालक्रम है, मात्र 100 वर्षों का ये काल है, लेकिन इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। किसी भी परीक्षा में 2-3 प्रश्न जो है वो आराम से पूछे जाते हैं। तो अब ये मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण नगर आपके सामने प्रस्तुत हैं और इससे ये पता चलेगा कि मौर्य काल का विस्तार कहाँ तक था। वर्तमान भारत जो था ये तो लगभग इसमें समाहित था ही था, अपितु इसके अलावा कई देश जिसमें हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि शामिल करते हैं, वह देश भी इसमें शामिल थे। यानी बृहत्तर भारत का एक जो कॉन्सेप्ट था, या यूँ समझें कि आप कि एक अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट था, ये मौर्य काल की ही कहीं ना कहीं देन थी। तो यहाँ देखें, ये मार्किंग को देखते रहे आप, तो ये इनका साम्राज्य विस्तार है, जो कि यहाँ बात करूँ कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान वगैरह, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सब शामिल थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक का इसमें क्षेत्र शामिल है। यहाँ बात करें तो बंगाल तक का क्षेत्र इसमें शामिल है। ये पाटलिपुत्र है और ये बंगाल में उस समय बांग्लादेश भी शामिल था। ठीक है, तो बांग्लादेश ये देश शामिल 1, नेपाल शामिल 2, पाकिस्तान शामिल 3 और अफगानिस्तान शामिल 4 देश तो उस समय भारत का अंग थे, मौर्य साम्राज्य का अंग थे। तो इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक स्थान या कौन सा एक राज्य मौर्य काल में भारत का अंग नहीं था। तो जनरली जो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये नॉर्थ ईस्ट को लेके पूछा जाता है कि कौन सा एक क्षेत्र शामिल नहीं था। असम नहीं था, अरुणाचल प्रदेश नहीं था, मणिपुर नहीं था। तो नॉर्थ ईस्ट वाले सारे जो राज्य हैं वह मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। ठीक है, तो ये बात एकदम दिमाग में क्लियर रखना। तो बात करते हैं आगे कि मौर्य काल को जानने के स्रोत क्या क्या हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत है, क्या क्या हार्डवेयर हमें मिले हैं इस काल में देखते हैं। तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख हैं। तो शिलालेख का जो कंसेप्ट है मैं आपको बताऊं कि अभिलेख जो हैं इनको मोटे तौर पर हम 2 श्रेणियों में रखते हैं। अभिलेख की 2 श्रेणियां हैं। एक तो है धातु लेख, और धातु लेख में ज़्यादातर ताम्र लेख काम में आते थे। आपने सुना भी होगा कि ताम्र लेख, फलाना राजा का ताम्र लेख मिला है, फलाना राजा का ताम्र लेख मिला है। अभिलेख की दूसरी श्रेणी है शिला के ऊपर जो खुदाई की जाती है, शिलालेख, पत्थर के ऊपर जो खुदाई की जाती है शिलालेख। तो अशोक का जो अभिलेख है वो इस श्रेणी में है, शिलालेख में है। ठीक है, तो समझ गए, अगर मैं अभिलेख हूँ तो भी और शिलालेख हूँ तो भी आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। तो कितने क्या क्या प्रकार हैं अभिलेखों के अशोक के, तो देखें। नंबर 1 स्तंभ लेख है, स्तंभ अभिलेख है, वृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख और अन्य प्रकार के छोटे मोटे और अभिलेख हैं। लगभग ये 48 स्थानों से मिले हैं, अलग अलग स्थानों से, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान शामिल है। 150 लगभग संख्या में ये प्राप्त हुए। अब वृहद जो शिलालेख हैं अशोक के, ये हैं 14 संख्या में। स्तंभ लेख 7 हैं, गुहा लेख जो है ये भी 7 में, और अन्य प्रकार के छोटे मोटे अभिलेख हैं। तो ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई कि खूब सारे अशोक के अभिलेख। प्रश्न क्या पूछा जाता है अभिलेखों से संबंधित, उसकी हम बात करें। तो देखें, प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख संख्या 13 में क्या है, 12 में क्या है, या कोई आपसे पूछ लिया कि बुद्धम संघ के प्रति आस्था व्यक्त की गई है अशोक के द्वारा, ये कौन से अभिलेख में है। ठीक है, तो आपसे इनकी अभिलेखों की डिटेल पूछी जाएगी, जिस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि बबरू शिलालेख है, बेराट से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से, जयपुर से। बबरू शिलालेख, कुछ लोग इसको बाबरू भी कहते हैं, बबरू शिलालेख। इसमें तो जानकारी मिलती है ये कि अशोक कहता है कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ
त्रिशरण है ये, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। 3 शरण है, तीनों शरण के प्रति आस्था व्यक्त करता है, ये इस अभिलेख में जानकारी मिलती है। और कुछ विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि ये त्रिरत्न है, ये त्रिरत्न नहीं है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है ना, ये प्रज्ञाशील और समाधि को माना गया। तो विराट है, छोटे मोटे जो अभिलेख हैं, एरागुडी है, एरोरा, नेतुर, उदयगोलम आदि है। अभी जो नेतुर उदयगोलम है, इन पे हम बात करेंगे कि 4 जो ये लघु शिलालेख है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम, क्या क्या है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम। याद रखें, इन चारों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या है? अशोक, ठीक है, ये अशोक नाम इसमें मिलता। तो दूसरा नाम क्या था? एक्चुअली में वो दूसरा नाम नहीं था, उपाधि थी। ये उपाधि क्या थी? देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, ये उपाधि थी अशोक की। इस नाम से अशोक ज़्यादा प्रसिद्ध था, इस नाम से ही जाना जाता था। तो इतने बात आपके समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इजी तरीके से आपको मैं याद करा दूंगा। ये देखो, 2 तो लोरिया अरेराज, एक लोरिया नंदनगढ़, 2 लोरिया दोनों बिहार में। एक तो ये हो जाएगा, एक दिल्ली टोपरा, एक दिल्ली मेरठ, 2 याद हो जाएंगे, 4 तो ये याद हो गया आपको, ठीक है। दिल्ली टोपरा की जो विशेषता है, दिल्ली मेरठ की जो विशेषता है, इसमें एक मध्यकालीन इतिहासकार थे शम्स सिराज हफीज। ये कहते हैं कि मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था, ये दिल्ली टोपरा विलेख। और सहारनपुर का जो टोपरा स्थान था वहाँ गड़ा हुआ था। और बाद में मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के एक महान शासक थे फिरोज शाह तुगलक, इसे दिल्ली ले आए थे। अतः इसका नाम दिल्ली टोपरा इसलिए रखा गया, पहले टोपरा में था फिर दिल्ली में आया। इसी तरह दिल्ली मेरठ के साथ किया गया कि विलेख तो था मेरठ में और फिरोज दिल्ली ले आए थे। और 3 अभिलेख हो गए, इलाहाबाद, रामपुरवा, सारनाथ। तो देखो 3 तो बिहार में हो गए, ऐसे याद रह जाएगा, लोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा, 3 तो ये हो गए। 2 ये हो गए दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। एक याद करना सारनाथ, एक याद करना इलाहाबाद। सारनाथ इस दृष्टि से याद हो जाएगा कि तो 4 सिंह की आकृति है, जो हम नोटों के ऊपर या सिक्कों के ऊपर देखते हैं, सत्यमेव जयते नीचे लिखा है, ये सारनाथ का ही स्तंभ लेख है अशोक का। तो ये वैसे याद हो जाएगा। एक है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद आपको ऐसे याद हो जाएगा कि इलाहाबाद जो विलेख है, ये बेसिकली आप इसको इस तरह से समझें, इसको कौशाम्बी विलेख भी आप कह सकते हैं। इसमें पहले तो अशोक ने अपनी जानकारी प्रस्तुत की। अशोक के कुछ समय बाद गुप्त काल में जो एक शासक है समुद्रगुप्त, उन्होंने अपनी जानकारी प्रस्तुत की। समुद्रगुप्त के बाद में फिर आए अपने बीरबल, जो कि अकबर के दरबारी थे। बीरबल के बाद में जो जानकारी प्रस्तुत की, एक जहांगीर ने जानकारी प्रस्तुत की। इस तरह से एक ही विलेख है जो इतिहास में ज़्यादा प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो यही जो विलेख है, ये बेसिकली अशोक का ये विलेख था, जो इलाहाबादी विलेख। और आगे कुछ और ये अभिलेख जो वृद्ध अभिलेख हैं, जिनकी जगह लिखी हुई है सामने, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, डोली, जोगड़, एरागुड़ी, सोपारा, 8 स्थानों पे 14 अभिलेख मिले हैं। 14 के सेट मिले हैं, ऐसे आप समझिए, ठीक है। तो क्या क्या है? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा 2 पाकिस्तान में हो गए, कालसी, गिरनार जोड़ा बना लो, कालसी, गिरनार, तो डोली, जोगड़, एरागुड़ी, सोपारा, ये 8 स्थानों से मिले। अब शाहबाजगढ़ी में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि देखो, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में और मानसेरा भी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की जो विशेषता है, वो हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो, क्योंकि हम मानते हैं कि दुश्मन देश अच्छा देश नहीं है, उस तरह से आपको याद करना है कि मतलब, ठीक है, लोग सब जगह अच्छे होते हैं, इसके पीछे राजनीतिक पहलू है, उसमें हमें नहीं जाना। तो भाई पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान देश को अच्छा नहीं मानते, दुश्मन देश से भारत को, तो वहाँ के लोग खराब है। तो खराब से खरोस्त लिपि का है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। और अब आते हैं अशोक के 14 वृद्ध विलेख, फिर 7 स्तंभ लेख और कुछ छोटे मोटे विलेख, उन पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और इनको कनेक्ट कर लेंगे, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अन्यथा इतने सारे विलेख हैं, आप सब में उलझते चले जाएंगे। तो पहला जो वृद्ध शिलालेख है, इसे हम कैसे याद करें कि देखें, एक में जो बात दी गई है वह एक में 1 और 2 में क्या बात दी गई है? एक में बात दी गई है 1 और 2। 1 और 2 मतलब अशोक कहता है प्रथम वृद्ध शिलालेख में कि वैसे तो आम जनता के लिए मैं पशु हत्या पर निषेध लगा देता हूँ, ठीक है, पशु हत्या पर और समारोह पर निषेध लगा देता है, लेकिन राजा की पाकशाला, क्योंकि राजा तो राजा है, राजा तो अपनी रसोई घर में अभी भी पशु खाएगा, पशु बनाएगा, है ना। तो राजा जो है वो नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेगा। तो राजा अपनी पाकशाला में क्या करेगा? 2 तो मोर, 1 हिरण
वह अब भी राजा की पाकशाला में मारा जाएगा, क्योंकि रूल्स जो होते हैं वो तो आम जनता के लिए होते हैं, राजा के लिए रूल्स थोड़ी हैं, है ना। तो ये अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक में है एक दो, एक हिरण दो मोर मारे जाएंगे, वैसे पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, निषेध लगाया गया है। पहला आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से नहीं है इसमें। चलिए आगे हम दूसरा वर्ग विलेख याद करते हैं। ये कैसे आपको याद होगा, देखो दो में जो है ना, दो नंबर की बातें नहीं है, दो में अच्छी बातें, दो नंबर मतलब बुरे काम नहीं, अच्छी बातें क्या होती है, समाज कल्याण। तो अच्छी बातें क्या होती है, समाज कल्याण, दूसरों का भला करना, ये क्या है, ये सामाजिक कल्याण के कार्य है ना। तो ये समाज कल्याण के इसमें कार्य लिखे गए हैं। जैसे ये देखो यहाँ समाज कल्याण की बातें इसमें लिखी गई, क्या क्या बातें हैं। देखो, पशु के लिए चिकित्सा करना, मार्ग निर्माण करवाना आम जनता के लिए, कुएं खुदवाना जनता के लिए, वृक्षारोपण लगवाना जनता के लिए। उस समय तो समाज कल्याण के यही कार्य हो सकते हैं ना। उस समय कोई फ्री दवाइयाँ या फ्री वाईफाई वगैरह की सुविधा तो होगी नहीं। उस समय समाज कल्याण के जो कार्य थे अशोक ने करवाए। दो में जो जानकारी मिलती है, दो में दो नंबर के नहीं काम, अच्छे काम देखने को मिलते हैं। तीसरा वर्ग अभिलेख में आते हैं, तीसरा वर्ग शिलालेख में आते हैं। तीन में हम किस तरह से इसको कनेक्ट करें, याद करें। तीन में देखो तीन अधिकारी, तीन में क्या है, तीन अधिकारी, तीन में तीन अधिकारी, और हर 5 वर्ष में साम्राज्य का दौरा करेंगे। अशोक कहता है कि मेरे 3 अधिकारी हैं, याद रखना इनका नाम, युक्त, राजुक, प्रादेशिक। मेरे ये 3 अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है युक्त, राजुक और प्रादेशिक। युक्त, राजुक और प्रादेशिक, ये 3 मेरे अधिकारी हैं। ये मेरे साम्राज्य में प्रत्येक 5वें वर्ष जाएंगे और दौरा करेंगे और आम जनता के बारे में मुझे जानकारी प्रदान करेंगे कि मेरी जनता के क्या हाल हैं, वे सकुशल है या नहीं। ठीक है, तो जनता की खैरियत पूछने के लिए इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति की। और एक ये पूछते हैं कि इनकी तो 5 वर्ष में दौरा करेगा, लेकिन उज्जैनी और तक्षशिला, देखो उज्जैनी तक्षशिला में सम्राट अशोक को इसके पिता के समय उज्जैनी में नियुक्त किया गया था, बाद में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो उज्जैनी से तक्षशिला उसको भेजा गया था। तो 2 क्षेत्र इंपॉर्टेंट, उज्जैनी तक्षशिला दोनों। यहाँ हर तीसरे वर्ष में दौरा किया जाएगा, चूंकि यहाँ विद्रोह आदि की संभावना अधिक बनी रहती है। तो ये आपको याद होगा। एक बात और इसमें कि ये अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष किया गया था, ये 12वें वर्ष। अब अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो देखो 269 में अशोक का राज्याभिषेक हो गया। अब इसका उल्टा 12 माइनस कर लो। ठीक है, तो अब एक बात ये कि 4 वर्ष अशोक के पिता की मृत्यु होगी थी 273, लेकिन इनका राज्याभिषेक जो हुआ वो 4 वर्ष बाद हुआ था, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कलिंग का युद्ध जो हुआ था अशोक के शासन के 8वें वर्ष हुआ था, जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये बात 3 अभिलेख, 1 2 3 तीनों आपको याद हो गए, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। चौथा वर्ग अभिलेख, देखो चौथा में आपको किस तरह से याद करना, 4 है। ये क्या है, 4 में होगी 4 बातें। क्या बातें होगी, युद्ध घोष, और की जगह धम घोष का नारा। ठीक है, तो 4 में 4 बातें, क्या, युद्ध घोष की जगह धम घोष का नारा दिया गया अशोक के द्वारा। अब युद्ध घोष का मतलब, सम्राट अशोक कहते हैं कि पहले मैं ये आह्वान करता था कि युद्ध किया जाए, और जब मैंने एक नया धर्म चलाया, धम्म का पालन शुरू किया, तब मैंने युद्ध करना बंद कर दिया। अब मैं धम्म का आह्वान करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि धर्म को अपनाएं और लोगों का कल्याण करें। अब युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। ये हो गए 4 अभिलेख, चौथा वर्ग शिलालेख। आगे हम बात करते हैं 5वें वर्ग शिलालेख पे। देखो 5 में ना मात्र है, 5 में मात्र, 5 मात्र मतलब महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अशोक कहता है कि पहले मैंने एक युद्ध किया था कलिंग का, और कलिंग के युद्ध के बाद में मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैंने एक धर्म चलाया जिसे धम्म कहता है। तो ये जो धर्म महामात्र है, इनकी नियुक्ति की गई है धर्म का, अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब इनकी नियुक्ति कब की गई, अशोक के शासन के 13वें वर्ष। देखो 12वें वर्ष तो युक्त, राजुक, प्रादेशिक की नियुक्ति की गई है, 13वें वर्ष जो नियुक्ति की गई है वह है महामात्रों की नियुक्ति की गई है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई। छठा अभिलेख कैसे याद करें, छठा अभिलेख 1 2 3 4 5 याद हो गए में, कोई दिक्कत नहीं इसमें आई आपको। तो छठा अभिलेख आप इस तरह से याद करें कि शिक्षक, छठे को याद करो शिक्षक,
कि क्रिकेट में जैसे सिक्सर लगता है तो बॉल जो है ना वो कहीं भी आ जाती है, घर के अंदर भी आ जाती है, शीशे तोड़ के भी आ जाती है अंदर, है ना। सिक्सर लगता है वो ग्राउंड के बाहर भी चली जाती है बॉल, घरों के अंदर भी चली जाती है, गली में बच्चे खेलते हैं तो घरों के अंदर तक बॉल आती है ना। तो अशोक कहता है छठे विवेक में कि सीधे अंदर आ जाओ, सीधे मेरे घर में आ जाओ, इस तरह से सिक्सर अंदर आता है। तो धम्म महामात्रों को अशोक कहता है कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं अपनी पाकशाला में हूँ, चाहे मैं अपने शयन कक्ष में हूँ, चाहे अपने राज दरबार में हूँ, कहीं भी हूँ, मेरे प्रतिवेदक, मेरे महामात्र मुझे मेरी जनता का के बारे में जानकारी देने के लिए कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं और मुझे सूचना प्रेषित कर सकते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सम्राट अपने राज दरबार में है या शयन कक्ष में है या पाकशाला में, वे तुरंत आए और जनता के कुशल क्षेम की सूचना प्रस्तुत करें। 7वां और 12वां दो अभिलेख हैं जिनको मैं साथ में लूँगा। कौन कौन से हैं? देखो 7 और 12, एक है 7 और एक 12, ठीक है। इनको दो आपको एक साथ कनेक्ट कर लेना। देखो 6 से 7, 6 से सहिष्णुता, 6 से 7, 6 से सहिष्णुता। अशोक कहता है कि धर्म सहिष्णुता का पालन करें सभी लोग। भाई इस समय जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि प्रमुख धर्म थे, तो अशोक कहता है कि अगर आप जैन धर्म के हो या बौद्ध धर्म के हो या आजीविक संप्रदाय अपने अपनाया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं तो अन्य धर्म से आप घृणा करें। पहले तो अपने धर्म के प्रति अगर आप पक्के हैं, अपने विचारों, अपने विश्वास के प्रति अगर आप पक्के हैं, तो आपको क्या करना है, अन्य व्यक्तियों के धर्म का भी सम्मान करना है, जिस तरह से आप अपने धर्म का सम्मान करें, धर्म सहिष्णुता बना के रखें, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान में भी ये पंथ निरपेक्षता के रूप में शब्द है, तो ये अशोक ने 7वें और 12वें विधेयक में उस समय ही ये जानकारी प्रस्तुत कर दी थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। 8वां वृद्ध शिलालेख जो है, इसमें क्या जानकारी मिल रही है, इसे किस तरह से कनेक्ट कर देखो। आ से 8, आ से 8, आ से आखेट, आ से 8 और आ से आखेट। अशोक कहता है कि आखेटन मैंने बंद कर दिया है। जब से मैंने धर्म अपनाया है, मैंने धर्म चलाया है, तो मैंने आखेटन बंद कर दिया। आखेटन मतलब, आखेट मतलब शिकार करना। जब से मैंने धर्म चलाया है, मैंने शिकार करना बंद कर दिया, आखेटन बंद कर दिया है, इसकी जगह धर्म की यात्राएं प्रारंभ कर दी। तो ये हो गया 8वां विधि, 1 से 8। फिर हम बात करते हैं 9 और 10 पे एक साथ। 9 और 10 पे देखो आप किस तरह से याद करोगे कि आप जब खर्चा कम करोगे ना, तब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। पैसा होगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। आजकल पैसे की तो कीमत है, ये आप जानते हो। पैसा माँ बाप ना हो तो माँ बाप से कम भी नहीं है। आज सम्मान और यश जो है वो कहीं ना कहीं पैसे के माध्यम से ही है। तो 9-10 आपको याद हो जाएंगे कि जब अशोक कहता है कि मैं खर्चे में कटौती करूंगा तो मेरा सम्मान, मेरा यश, मेरी कीर्ति जो है वो बढ़ जाएगी। तो 9वें में देखो इसमें खर्च में कटौती है और 10वें में इसमें यश की कीर्ति की चर्चा की गई है। 11वां बात करते हैं लोग। देखो 1 और 1 11, 1 और 1 11 मिलते हैं तो क्या बनता है, संगठन में ताकत होती है, यानी एक तरह से एक विशेषता है। तो अशोक कहता है मैं अपने धर्म की विशेषता की जानकारी इसमें देता हूँ 11वें विधेयक में। 1 और 1 11 यानी धर्म की विशेषता है। 12वां भी हमने बात कर ली, धर्म सहिष्णुता की अशोक ने बात की इस विधेयक में। 13वां विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये अशोक का साम्राज्य, और इस अशोक के जो साम्राज्य में, ठीक है, 8 अलग अलग स्थानों पे, जो स्थान हमने पीछे देखे हैं, 8 अलग अलग स्थानों पर हर जगह पर 14 के सेट मिले, ठीक है। हर जगह पर 14 विधेयक मिले, हर जगह पर 14 विधेयक मिले। तो टोटल अगर मैं विलेखों की बात करूँ तो 14 तो 8 विलेख हो गए नहीं, तो 14 विलेख का सेट सब जगह मिला। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ कि पीछे हमने जैसे बात की कि ये जो देखो ये जगह है ना, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, खालसे, गिरना, टोली, जोगड़ेरा, गोली, सोपारा, तो इन सभी 8 स्थानों पर 14 विलेखों का सेट मिला। आप ऐसे मत समझो कि 14 टोटली विलेख मिले, नहीं, हर जगह पर 14 विलेख का एक पूरा सेट मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि अशोक ने कलिंग विजय की थी, जिसकी जानकारी 13वें विलेख में देता है। अशोक कहता है कि मैंने कलिंग पर विजय की है, और इस विजय की जो जानकारी अशोक देता है ना, इस 13वें विलेख में देता है। अब बाकी 7 स्थानों पर तो ये कलिंग विजय की चर्चा अशोक कर सकता है, लेकिन कलिंग में अगर कलिंग विजय के बारे में चर्चा करेगा तो कलिंग के लोग जो है वो अशोक से कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे,
और अशोक से अगर कलिंग के लोग नाराज हो जाएंगे तो फिर से विद्रोह कर सकते हैं। एक बार तो इन्हें कहीं ना कहीं पराजित करके शांत किया गया है, अब शांत होना कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। तो अशोक ने क्या किया, इस कलिंग अभिलेख कलिंग विजय का जो ये अभिलेख है 13वां अभिलेख, ये इसने कलिंग में नहीं खुदवाया है। क्योंकि मैंने आपको देखो पीछे बताया ना, ये देखो धौली है ना, इसमें देखो शाहबाजगढ़ी मानसेरा कालसी गिरनार एक धौली जगह, उड़ीसा ही तो हो गया ना ये, तो धौली में ये अभिलेख या कलिंग में ये अभिलेख या उड़ीसा में ये अभिलेख नहीं खुदवाया, क्योंकि यहाँ की जनता को ये याद नहीं दिलाना चाहता कि मैंने आपको पराजित किया है। तो इसमें कलिंग विजय की चर्चा है। एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जो 13वां अभिलेख है अशोक का, इसमें इसके पड़ोसी राजाओं की भी चर्चा मिलती है। 13वें अभिलेख में पड़ोसी राजाओं की भी चर्चा मिलती है और कलिंग विजय की भी चर्चा मिलती है। 13वां अभिलेख कहाँ नहीं मिलेगा, कलिंग में नहीं मिलेगा, धौली में नहीं मिलेगा। 14वां जो अशोक का अभिलेख है, इसमें कोई जानकारी नहीं है, ये कम महत्वपूर्ण का अभिलेख है। और इसमें अशोक का जो लेखक है, जो अभिलेखों को लिखने वाला चापड़, इसकी इसमें चर्चा मिलती है। 2 अभिलेख अशोक के और हैं, प्रथम अतिरिक्त शिलालेख और एक द्वितीय अतिरिक्त शिलालेख। कलिंग के लोगों को 13वें अभिलेख में कलिंग विजय की चर्चा है, तो कलिंग के लोगों को या उड़ीसा के लोगों को ये तो याद नहीं दिलाया कि मैंने तुम्हें पराजित किया। अलग से 2 अभिलेख खुदवा दिए गए हैं, प्रथम अतिरिक्त शिलालेख और द्वितीय अतिरिक्त शिलालेख, दोनों जो है धौली में प्राप्त हुआ। इनमें क्या कहता है, इनको खुश करने के लिए जनता को कहता है कि जिस तरह से समस्त प्रजा मेरी संतान है, तुम भी मेरी संतान हो। तो इसमें क्या जानकारी लिखी गई है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, इसके साथ देखो एक बात और कह रही है कि अधिकारी और महामात्रों को और न्यायाधिकारी को कहता है कि निष्पक्ष न्याय करना आपको। यहाँ पर जो जनता है उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि भाई मैंने तुम्हें पराजित किया है और तुम अशोक के साम्राज्य का अंग नहीं हो, इसलिए तुमसे किसी भी तरह का भेदभाव किया जा रहा है। तो निष्पक्ष जो है वो न्याय किया जाना चाहिए और समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये प्रथम अतिरिक्त शिलालेख में भी जानकारी है और द्वितीय अतिरिक्त शिलालेख में भी जानकारी, दोनों ही अभिलेख में क्या जानकारी है, समस्त प्रजा मेरी संतान है, समस्त प्रजा मेरी संतान है, ये दोनों में अभिलेखों में जानकारी मिलती है। तो ये 14 अभिलेख आपको याद हो गए 1 बाय 1। 1 में 1 2 में 2 नंबर के नहीं अच्छे काम, 3 में 3 अधिकारी युक्त राज्य प्रादेशिक प्रत्येक 5वें वर्ष साम्राज्य का दौरा करेंगे, लेकिन तक्षशिला में और उज्जैन में 3 वर्ष में दौरा करेंगे, 12वें वर्ष की नियुक्ति। 4था अभिलेख है युद्धघोष की जगह धमघोष, 5वें में मात्र महामात्र की नियुक्ति, 6ठे में शिक्षक की तरह अंदर आओ, सूचना प्रस्तुत करो, 7 से सहिष्णुता और 12 में भी सहिष्णुता, धर्म सहिष्णुता। 8 से आखेट, 8 से 8वां आखेटन बंद, धर्म यात्राएं शुरू। 9 और 10 अगर आप मैं खर्च में कटौती करूंगा तो यश में कीर्ति हो जाएगी, यश में बढ़ोतरी हो जाएगी। 9 10 11 1 और 11 यानी विशेषताएं, धर्म की विशेषताएं। 12वां धर्म सहिष्णुता पे बात कर ली हमने। 13वां जो है कलिंग विजय, कलिंग में ये नहीं खुदवाया गया। 14वां कम महत्व का है, चापड़ का उल्लेख मिलता है जो कि अशोक के अभिलेख को लिखने वाले हैं। 2 अतिरिक्त शिलालेख और प्रथम और द्वितीय कलिंग शिलालेख है, धौली शिलालेख है, दोनों में ही कहा गया है कि समस्त प्रजा मेरी संतान और निष्पक्ष न्याय किया जाए। तो ये तो हो गए 14 अभिलेख। बात करते हैं 7 अभिलेख, कैसे आपको याद हो, इनको भी मैं कनेक्ट करवा देता हूँ तो बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे। देखो कनेक्ट करो 2 और 7। इसमें अशोक पूछता है धर्म की परिभाषा क्या है। अशोक ने जो एक धर्म चलाया धर्म, इसमें पूछता धर्म क्या है। ठीक है, इसमें उसका उत्तर देता है कि पाप से निवृत्ति, दया, दान आदि जो धर्म है, लोक कल्याण आदि धर्म है। ठीक है, तो धर्म की परिभाषा मिल गई किसमें, 2 में और 7 में। इन दोनों से एक ऊपर जाओगे, इससे एक ऊपर गया मैं, इससे एक ऊपर गया, तो क्या मिला, 1 या मिला 6। ठीक है, तो पहले में क्या मिलता है, इसमें मिलता है धर्म का पालन, धर्म है, इसमें भी धर्म है, इसमें क्या है धर्म का पालन। और 6 में क्या मिलता है, धर्म के लिए एक लेख उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, तो चारों में धर्म हो गए, 2 में परिभाषा होगी, 1 में धर्म का पालन, एक धर्म लेख उत्कीर्ण। 4 याद हो गए, 3 ही तो बचे, तो 3 तो इजीली याद हो जाएंगे। तीसरे पे आते हैं, तीसरे में अशोक कहता है, तीसरे स्तंभ लेख में, तीसरे में 3 बातें करता है अशोक। अशोक कहता है 3 बातें, 3 बातें क्या, अच्छी बुरी बातें, अच्छी बुरी बातें। अशोक कहता है कि लोग जो है ना, वह केवल अपने अच्छे कार्य देखते हैं, लोग केवल अपने अच्छे कार्य देखते हैं, अपने बुरे कार्य नहीं देखते। तो उन्हें अपने बुरे कार्य भी देखना चाहिए, उनमें परिवर्तन करना चाहिए ताकि उनका भी भला हो, अन्य लोगों का भी भला हो। केवल
अच्छे काम नहीं देखने चाहिए। बुरे काम अगर देखेगा उनको ठीक कर लेगा और इस लोक और परलोक में उसे सुख प्राप्त होगा। 1 2 3 6 7 याद हो गए आपको, 4 विलेख 5 विलेख। अब हम बात करेंगे 4 और 5, 2 स्तंभ लेख बाकी हैं। चौथे में हम बात करेंगे 4 में 4, हाँ तो इसमें है 4, ठीक है। तो इसमें देखो 3 है। एक तो बात 3 दिन की मोहलत। अशोक कहता है कि यदि मेरे साम्राज्य में किसी अपराधी को अपराध बोध हो गया है, उसे बाद में सजा भी मिल गई है और मृत्युदंड उसे दे दिया गया है, मृत्युदंड से 3 दिन पहले, मृत्युदंड से 3 दिन पहले उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और उसे समाज कल्याण के लिए, अच्छे कार्य के लिए उसे लगा दिया जाए कि वो कुछ दान दक्षिण आदि करके जो है, प्रार्थना आदि करके जो है इस लोक से मुक्ति प्राप्त करे, ताकि परलोक के अंदर भी उसे सुख प्राप्त हो। तो जो कैदी है उसको 3 दिन की मोहलत देना जो है ये 4 में हो। तो 4 में 3 याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आया देखो 4 में एक बात और है, धाय मान, निपुण धाय, निपुण धाय, ऐसे याद कर लो आप, निपुण धाय। अशोक कहता है कि जिस तरह से एक निपुण धाय, निपुण धाय क्या करती है, बच्चे का पालन पोषण करती है। तो जिस तरह से निपुण धाय जो है बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह से मैंने अधिकारियों की नियुक्ति की है जिनका नाम राजुक है। ये राजुक भी क्या करते हैं, आम जनता की उसी तरह से पालन पोषण करेंगे, उसी तरह से उनका ख्याल रखेंगे जिस तरह से एक निपुण धाय रखती है। तो ये बात होगी इस चौथे स्तंभ लेख में। आगे 5वें स्तंभ लेख में हम बात करेंगे कि 5 में क्या बात है। 5 में बात है 5 जीव जंतु जिनकी हत्या पर प्रतिबंध है। अशोक कहता है कि इन 5 पशु पक्षियों को मत मारो कभी भी मेरे साम्राज्य में। तो पशु तो याद करना जरूरी नहीं है, आप तो केवल याद रख लो कि 5 में 5 पशु को नहीं मारना, शुभ, मैना, बतख, हंस, कछुआ इनकी हत्या नहीं करनी, ठीक है। तो प्राणियों का इनका वध करना वर्जित माना गया। अशोक ने अपने शासन के 26वें वर्ष ऐलान कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे स्तंभ लेख, या तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लघु शिलालेख है जिनमें से एक है रानी लघु शिलालेख। ये जो रानी लघु शिलालेख है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि नाम देखो रानी है, तो अशोक की रानी की चर्चा जिसका नाम है कारुवाकी की इसमें, और ये कारुवाकी तीवर की, अशोक का जो पुत्र तीवर है उसकी माँ है। तो अशोक की एकमात्र रानी जिसका उल्लेख है कारुवाकी है। बराबर गुहा लेख जो है देखो, बराबर को कैसे याद रखें, देखो ए से अशोक, बी से बराबर। अशोक ने तो बराबर गुफा में आजीवक संप्रदाय को ये दान में दी थी। आजीवक एक संप्रदाय था जो कि हम 600 BC में बात कर चुके हैं, मखली गोशाल इसके संस्थापक थे। तो बराबर गुफा में आजीवक संप्रदाय को गुफाएं दान में दी, जिनकी मैं फोटो आपको फर्दर दिखाऊंगा आगे। तो आजीवक संप्रदाय को गुफाएं दान में दी। तो गुफा जो थी उस समय देखें, वो जो गुफा होती है वो तो आपको पता है कि जंगलों में टेढ़ी मेढ़ी थी। अब गुफा को साफ कराया, उसको थोड़ा प्लेन करवाया, प्लेन करवा के आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी बराबर गुफा। अभी बराबर गुफा है कहाँ, ये बराबर गुफा जो है ये अपने बिहार में, ठीक है, बिहार। तो ये तो आपके समझ में आ गई, क्योंकि एक आगे गुफा और आएगी नागार्जुनी, वो आगे फिर बात करेंगे दर्शक में जो खुदवाएंगे। देन हम बात करते हैं कंधार। कंधार द्विभाषी विलेख। कंधार में अशोक का जो विलेख मिला है द्विभाषी विलेख है। ये अरामिक इसमें लिपियाँ हैं, द्विभाषी का द्विलिपि है, ठीक है। तो ये आप इसमें एक बात और देखें कि इसमें भी पशु हत्या पर निषेध की बात की गई, ठीक है, शिकार आदि बंद करने की बात की गई है। तो किस किस में देखो, पहले विलेख में की गई है, पीछे आपने देखा स्तंभ लेख में 5वें में 5 पशु पक्षी नहीं मारेंगे, उसमें पशु हत्या पर निषेध है। कंधार में भी पशु हत्या निषेध है, और इसमें ये द्विभाषी विलेख मिलता है अशोक का। अब लिपि की जब बात आई तो आपसे पूछें कि कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, तो किया गया था अशोक के विलेख में तो 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। एक तो देखो ब्राह्मी लिपि, एक प्राकृत लिपि है, सॉरी एक ब्राह्मी लिपि है, एक अरामाइक लिपि, बात ब्राह्मी है, अरामाइक है, खरोस्ती है, और एक है यूनानी। ये 4 लिपियों का प्रयोग किया गया। देखो यूनानी को आप ग्रीक भी बोल सकते हो, उसमें कंफ्यूज मत हो। इन 4 लिपियों का प्रयोग किया गया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है, अभिलेखों में।
लेकिन ध्यान रखना, ये तो बृहद अभिलेख की बात बता रहा हूँ मैं, जो 4 लिपि है। जो स्तंभ लेख है ना, इसमें तो केवल ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग किया गया है। भाषा तो प्राकृत है, ब्राह्मी लिपि ओनली इसका उपयोग किया गया है, ध्यान रखना। बबरू शिलालेख नीचे आप देख सकते हैं। बबरू शिलालेख का जो फोटो है, इसमें अशोक कहता है कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता हूँ। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अशोक कहता है कि मैं जब 3 इसमें बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति आस्था व्यक्त कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जो है बौद्ध धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करता हूँ। यानी अशोक का व्यक्तिगत धर्म अगर हम पूछें तो वह क्या है? ये बौद्ध धर्म था, ये जो कि बबरू अभिलेख जो बेराट से, जयपुर से प्राप्त हुआ है, इससे जानकारी मिलती है। निगाली सागर एक स्तंभ अभिलेख हो रहा है। ये निगाली सागर जो अभिलेख है, इसको आप इस तरह से याद करेंगे तो कि देखो, सागर जिस तरह से बड़ा होता है, इस तरह से सागर बहुत बड़ा होता है, उसी तरह से अशोक ने क्या किया, एक स्तूप का निर्माण करवाया, एक स्तूप को डबल करवा दिया, दुगुना करा दिया, सागर की तरह बड़ा करवा दिया। कैसे याद करेंगे? इसमें वर्णित है कि देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय ने अपने शासन के 14वें वर्ष निगाली सागर का दौरा किया था, और यहाँ पे कनक मुनि का जो स्तूप था, कनक मुनि गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, कनक मुनि के स्तूप को आकार बड़ा करवा दिया। तो ये ध्यान रखें। अब ये नीचे आप फोटो में देख सकते हो निगाली सागर जो अभिलेख मिला है। तो देखो 12, 13, 14, 12 वर्ष में 3 अधिकारियों की नियुक्ति, युक्त राजोत्तर, 13वें वर्ष में महामात्र की नियुक्ति, 14वें वर्ष में निगाली सागर अभिलेख है, जिसमें कनक मुनि यानी गौतम बुद्ध के स्तूप को डबल करवा दिया गया, बड़ा करवा दिया गया। ये भी पता चलता है इससे कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध। रूमनदई विलेख है, फोटो में दिख रहा है आपको। तो रूमनदई विलेख में क्या, देखो रूमनदई वह जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें रूमनदई। और यहाँ से जो ये विलेख मिला ना, ये विलेख, इस अभिलेख में गौतम बुद्ध के जन्म की तारीख लिखी हुई है। तो गौतम बुद्ध के जन्म की जो तारीख मिली है ना, वो इसी रूमनदई विलेख से कंफर्म हुई थी। तो अब जन्म की तारीख मिली है, कहाँ से मिली है? रूमनदई से। रूमनदई कहाँ है? जहाँ नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो क्षेत्र है ना, लुम्बिनी के रूमनदई में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, और अशोक का जो धर्म है आपको पता है ये बौद्ध धर्म है व्यक्तिगत रूप से। तो कहीं ना कहीं शाक्यों के मुनि यानी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पर अशोक के द्वारा कुछ जो है वो राहत का कार्य किया जाएगा, कुछ भलाई का कार्य किया जाएगा, कुछ ऐसा काम किया जाएगा कि उसका बौद्ध धर्म में जो आस्था वो पक्की हो जाएगी। क्या किया गया? यहाँ अशोक ने किया कि भाग की राशि, टैक्स था भाग क्या बली के, हम आगे फिर चर्चा करेंगे। अशोक ने भाग की राशि को कम कर दी, 1/80 कर दी, ठीक है, 8 भाग कर दी, और बली एकदम ही समाप्त कर दी। मतलब ये हुआ कि टैक्सेशन में काफ़ी रियायत प्रस्तुत की, रियायत प्रदान की लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को। क्यों उनको प्रदान की? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है रूमनदई इसलिए। चलो ये आपके समझ में आएगी बातें, और आपको याद भी हो गया, और काफ़ी हद तक आगे हम बात करेंगे। टिफिन थ्रिलर कई बार से पूछा गया, तो अशोक के विलेखों के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी प्रस्तुत की? तो विलेखों का पता लगाने वाला यही व्यक्ति था, टिफिन थ्रिलर इसका नाम है। इसने दिल्ली मेरठ नामक जो विलेख है इसको प्राप्त किया था, इसको खोजा था। और 1837 ईस्वी में अशोक ने क्या किया कि अशोक के जो विलेख हैं, जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा। 2 अलग अलग प्रश्न हैं। पहले टिफिन थ्रिलर हैं, अभिलेखों का पता लगाया, फिर जेम्स प्रिंसेप है, इसने अभिलेखों को पढ़ा था। कौन सी लिपि पढ़ी ये भी पूछे तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। 4 लिपियाँ थी, मैंने आपको बताया। ये हो गए अशोक के विलेख। 2 विलेख और हैं। ये विलेख किसके हैं? ये तो विलेख हैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें भी विलेख तो हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 विलेख, सोगरा यूपी और मास्तान बांग्लादेश से 2 विलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल भी पड़ते थे, और अकाल के समय राज्य किसानों की हेल्प भी करता था। उनको टैक्स वगैरह जैसे कम कर दिया, या टैक्स माफ़ कर दिया, या कुछ उनको जो है बैल आदि दे दिए गए। तो सोगरा महास्थान से क्या जानकारी मिलती है कि अकाल पड़ते थे और राज्य सहायता करता। तो अकाल की जानकारी मिल रही है दोनों से, सोगरा महास्थान से। किंतु इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये, मेगस्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, जबकि हम इन अभिलेखों में देख रहे हैं कि अकाल पड़ते हैं। जब मैं मेगस्थनीज आपको बताऊंगा तब ये बात आप याद रखेंगे। सोगरा महास्थान वाली ये अशोक के विलेख हैं, और
अभिलेख किस तरह से थे कि एक ही जो था वो पत्थर के द्वारा ये अभिलेख पूरे निर्मित किए जाते थे और चौकी के ऊपर इन अभिलेखों को बनाया जाता था, ऊपर पशु की आकृति हुआ करती थी। ये इधर उल्टा कमल है, इसमें जो है कांति में पॉलिश का प्रयोग किया गया था, मतलब एक चमकीली पॉलिश का, और जिसकी पॉलिश आज भी बनी हुई, इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। एकाश्म पत्थर है ये, एक ही पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है, एकाश्म पत्थर का प्रयोग किया गया है। कहाँ से लाया गया ये पत्थर? कहते हैं चुनार और मथुरा का ये बलुआ पत्थर रहा, ठीक है। चुनार बिहार मथुरा यूपी से ये पत्थर लाया गया था, एकाश्म पत्थर है और पशुओं की अलग अलग इसमें आकृति थी। ये उल्टा कमल है, यहाँ देखिए तो आप, ये उल्टा कमल है, और यहाँ आप देखें तो ये आधार करो इसको, और यहाँ जो है ये पशु क्या करती है वो आपको दिख भी रहा होगा। और ये जो नीचे है ये चौकी बनती थी, चौकी के ऊपर जो ये स्तंभ पूरा खड़ा किया जाता था, अभिलेख पूरा खड़ा किया जाता था। ये अशोक का अभिलेख है। कहाँ कहाँ से मिले, उस समय क्या क्या जगह थी, तो ये आपके सामने फोटो है। जैसे ये कंधार है जहाँ से बीरवासी मिला है अभिलेख, है ना, और भी कई अभिलेख हैं जो अशोक के, मतलब ये अशोक के अभिलेखों की स्थिति है ना। जैसे मैथुर उदय गोलन है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये अशोक के अभिलेखों की जानकारी है जो आपको संभवतः याद होगी। आगे हम बात करेंगे इस काल में मृदभांड कैसे थे। तो इस काल में जो मृदभांड थे ये पिछले काल की बात ही, उत्तरी कालीन फौजदार मृदभांड थे। 600 BC में भी यही मृदभांड थे, इस काल में भी यही मृदभांड थे। इंग्लिश में इनको कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। देखो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है नेट में, किस तरह से पूछा जाता है। एक तरफ तो ये देखिए आपको ये देंगे मृदभांड और एक तरफ देंगे काल, तो हर काल का जो आपको मृदभांड आपको याद होना चाहिए। अभी तक जो मृदभांड परंपरा पर बात हो गई है मैं कर देता हूँ और इस टॉपिक को हम विराम देंगे। तो देखो पहले सिंधु घाटी सभ्यता में लाल और गुलाबी मृदभांड थे। उत्तर हड़प्पा काल में जो मृदभांड थे, उत्तर हड़प्पा काल में मृदभांड थे काले और लाल। लेकिन गंगा यमुना दोआब में मृदभांड कैसे मिले थे? ओसीपी गेरुओं ने मृदभांड थे। वैदिक काल में जो मृदभांड थे चित्रधूसर मृदभांड थे, TGW मृदभांड थे, पेंसिल ग्रेवियर मृदभांड थे। 600 BC महाजनपद काल और मौर्य काल की मृदभांडों की अगर हम बात करें तो थे उत्तरी काले पॉलिजा मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW दोनों काल के मृदभांड थे। तो यहाँ तक जो मृदभांड परंपरा है उस पर हमने बात की, अभिलेखों आदि पर हमने बात की, और साहित्य आदि पे जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बीच में करेंगे इस क्लास का।